तो ये कहानी है 40 साल के लेजेंडरी हिटमैन की, जो अकेला ही पूरी की पूरी एक गैंग को खत्म करने की ताकत रखता है। पर उसके साथ कुछ ऐसी इगड़म तिगड़म होती है कि वो एक टीनेज बच्चा बन जाता है और फिर अपने एक मिशन के लिए उसे एक मिडिल स्कूल में भी पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। और आखिर में होती है सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज कि अगर वो फिर से पहले जैसा होना चाहता है तो उसे एक टीनेज लड़की से शादी करनी पड़ेगी। वो लड़की जो उसकी बेटी की उम्र की है और उस लड़की को डेली हजारों प्रपोजल्स आते हैं, लेकिन वो सबको मना कर देती है। तो अब खुद को फिर से नॉर्मल करने के लिए हमारे हीरो को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना है और बहुत ही सारे खतरनाक लोगों से लड़ाई भी करनी होगी। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक बंदे को देखते हैं जो कि धीरे धीरे चलता हुआ एक पुरानी सी बिल्डिंग के पास आता है और यहाँ पर लगे हुए सिक्योरिटी कैमरा को तोड़ देता है। और इसके बाद जब वो बिल्डिंग के अंदर आता है तब यहाँ होते हैं काफी सारे गुंडी लोग। तभी यहाँ एक और बंदा इसकी ओर गन तानते हुए कहता है, कौन है रे बुड्ढे तू? और अगले ही पल में ये उस बंदे की ही गन से उसी को शूट कर देता है और फिर अगले ही पल में यहाँ की सभी लाइट्स को भी फोड़ देता है, जिससे यहाँ काफी अंधेरा हो जाता है। और इसके बाद ये बंदा यहाँ मौजूद उन सभी गुंडी लोगों को एक एक करके मारने लगता है। यही देख एक आदमी एक ब्रीफकेस को लेकर यहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगता है, पर तभी हमारा हीरो आकर उस बंदे को वहीं गिरा देता है। पर अगले ही पल में ये बंदा चुपके से हमारे हीरो पर लगातार फायर कर देता है। पर दोस्तों हमारा हीरो तो वहाँ होता ही नहीं, वो इसके पीछे आकर इसमें एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे ये एक गेट से जाकर टकराता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर जुजो यहाँ मौजूद सभी गुंडी लोगों को मार देता है और फिर इसका चेला कोतेत्सु उसी ब्रीफकेस को खोलने की कोशिश करने लगता है, जिसे लेकर वो आदमी भाग रहा था। और दोस्तों हमारा मेन कैरेक्टर जुजो एक प्रोफेशनल हिटमैन है। अब इसके बाद जब वो ब्रीफकेस खुलता है तो उसमें टूटा हुआ वास्प नेस्ट होता है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं होता। अब इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम जुजो और कोतेत्सु को एक साथ खाना खाते हुए देखते हैं। कोतेत्सु तो बहुत ही मजे के साथ खाना खा रहा था, पर हमारा जुजो उसके चेहरे पर कोई खास एक्सप्रेशंस नहीं थे। देखकर लग रहा था कि जैसे वो अपनी जिंदगी को जी नहीं रहा बल्कि उसे काट रहा है। अब इसके बाद हम जुजो को उसकी अपार्टमेंट बिल्डिंग में जाते हुए देखते हैं। तभी लिफ्ट में एक बच्चा उससे टकरा जाता है और वो बच्चा यहाँ जैसे ही जुजो को देखता है उसकी फटकर 4 हो जाती है और वो डर कर यहाँ से भाग जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि जुजो को बच्चों के साथ कैसे बात की जाती है वो जरा भी नहीं आता। वहीं जुजो के अपार्टमेंट में हम देखते हैं एक तस्वीर जिसमें जुजो था, उसकी बीवी और उसकी बच्ची भी, पर वो अब जुजो के साथ नहीं रहते। जुजो इतने बड़े मकान में अकेला रहता है और जुजो अपना हिटमैन का काम इसीलिए करता है क्योंकि वो उसमें बहुत माहिर है, ना कि इसलिए कि वो काम उसे पसंद है। सच में जुजो अपनी जिंदगी सिर्फ काट रहा है। पर अगले ही पल में हम देखते हैं कि जुजो के कोट से एक वॉस्प निकलती है और वो उसे गर्दन पर डंक मार देती है। जुजो उस वॉस्प को मार देता है, पर ऐसी वॉस्प उसने पहले कभी नहीं देखी थी और अगले ही पल में उसे सीने में बहुत तेज दर्द होने लगता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। और अगले सीन में जब जुजो को होश आता है वो खुद को इन मोहतरमा की लैब में पाता है। इनका नाम एरी है और ये उसी कंपनी में काम करती हैं जिसमें जुजो काम करता है। साथ ही ये मोहतरमा जुजो की एक्स वाइफ है। अब इसके बाद ये मोहतरमा जुजो को एक शीशा देती है, ये कहते हुए कि जो तुम्हारे साथ हुआ उस पर हमारी कंपनी के साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर ये कैसे हुआ और इसे कैसे फिर से ठीक किया जा सकता है। वैसे तुम्हारी ये हालत उस वॉस्प के वेनम से हुई है, क्योंकि जब जुजो अपने आप को देखता है वो एक छोटा टीनेजर बन चुका था और यही देख वो दंग रह जाता है। मोहतरमा कहती हैं, हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कैसे हुआ, पर अभी तक हमें कुछ भी पता नहीं चला है और जब तक तुम्हारी ऐसी हालत है मुझे लगता है कि तुम्हें ब्रेक ले लेना चाहिए। पर तभी इनके बॉस का कॉल आता है, तुम्हारी आवाज से लगता है जो मैंने सुना है वो सच है, तुम फिर से बच्चे बन गए हो और क्योंकि अब तुम एक बच्चे बन गए हो मेरे पास तुम्हारे लिए एक बेहतरीन काम है, तुम मिडिल स्कूल अटेंड करोगे। ये सुन जुजो का रिएक्शन होता है क्या? सो आगे उनके बॉस बताते हैं, मैं अपनी बेटी को एक प्राइवेट मिडिल स्कूल में भेजने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम उसी की क्लास में रहकर उस पर नजर रखो। जुजो कहता है, सर मुझसे ये काम नहीं होगा, पढ़ाई मढ़ाई मेरे बस की बात नहीं है। पर जैसे ही उसके बॉस कहते हैं कि मैं तुम्हें काफी अच्छा पे करूंगा, जुजो इसके लिए रेडी हो जाता है। अब इसके बाद हम जुजो को उसकी स्कूल यूनिफॉर्म में देखते हैं। जुजो के चश्मे में एक कैमरा लगा है जिसके जरिए कोतेत्सु हमेशा उसकी मदद कर पाएगा। अब इसके बाद हमें वो क्लास दिखाई जाती है जिसमें जुजो आया है और यहाँ जुजो अपना कतई बकवास वाला इंट्रोडक्शन देता है जो सभी बच्चों को बकवासी लगता है। सो कोतेत्सु के कहने पर जुजो फिर से
अपना इंट्रोडक्शन देता है। वैसे मुझ में कोई स्पेशल हॉबीज वगैरह तो नहीं है, पर मैं गन्स चलाने में काफी माहिर हूँ। उसकी ये बात सुन सभी बच्चों का रिएक्शन बड़ा अजीब होता है। वो कहते हैं, लगता है ये कोई चूतिया है जो हमेशा बस गेम्स ही खेलता रहता है। और इसी तरह जुजो का पहला दिन कुछ खास अच्छा नहीं जाता। और छुट्टी के दौरान हम देखते हैं कि ये लड़कियां जुजो से टकरा जाती हैं, पर उससे माफी मांगने के बजाय ये उसका मजाक उड़ाती हैं कि ये तो वही है ना जो हमेशा गेम्स खेलता रहता है, सूतिया कहीं का। अब इसके बाद जब वो घर आता है तब कोतेत्सु ने उसके लिए बहुत ही अच्छा राइस ऑमलेट बनाया था। अब इसके बाद कोतेत्सु जुजो को समझाने लगता है कि आपका पहला इंट्रोडक्शन ना बड़ा ही वाहियात था, और हाँ, आप कोई भी गलती वगैरह मत करना वरना वो लोग आपको स्कूल से निकाल देंगे। अब इसके बाद अगले दिन क्लास के दौरान जुजो सोच रहा था कि पढ़ाई करना कितना मुश्किल है। जब मैं असल में एक टीनेजर था तब मैंने पढ़ाई छोड़कर अपना हिटमैन वाला काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन किस्मत का खेल देखो, मेरी शादी हो गई है, डाइवोर्स भी हो गया है, मेरी एक बेटी भी है, और मैं अपनी ही बेटी की उम्र के बच्चों के बीच पढ़ने के लिए बैठा हूँ। लेकिन इसके बाद अचानक ही स्टडीज में जुजो को बहुत ही ज्यादा मजा आने लगता है। खासकर मैथमेटिक्स की क्लास, नंबर्स को कैलकुलेट करना ये उसके दिल पे छप जाते हैं। और इसी तरह जुजो बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई करता है, और छुट्टी होने तक वो इतना ज्यादा इमोशनल हो जाता है कि उसके आंसू आ जाते हैं। पढ़ाई करना कितना मजेदार है, सभी सब्जेक्ट्स कितने अच्छे हैं, लगता है मैं एक अलग ही दुनिया में आ गया हूँ। पहले तो मैंने अपना सारा वक्त अपने हिटमैन का काम करने में गुजार दिया, इसलिए कभी मुझे पढ़ाई को समझने का मौका ही नहीं मिला। और फिर घर आने के बाद भी जुजो पढ़ाई करता है, और यही देख कोतेत्सु सोचता है कि बॉस को अचानक क्या हो गया। पर इसके बाद अगले दिन हम मास्क पहने हुए एक आदमी को इनके स्कूल पर नजर रखते हुए देखते हैं। अब आज एक और दिन पढ़ाई को एंजॉय करने के बाद जुजो यही सोच रहा था कि पढ़ाई की जिंदगी कितनी मजेदार है। लेकिन घर जाते हुए जुजो यही सोचता है कि उसे अपनी पुरानी बॉडी वापस चाहिए। पर तभी अचानक उसे कुछ आवाज आती है, और हम देखते हैं कि पांडा का मास्क पहने हुए एक चड्डी वाला आदमी एक सिक्योरिटी गार्ड को नॉकआउट कर देता है। और इसके बाद वो भागता हुआ इन दोनों लड़कियों के पास आता है, क्योंकि ये थोड़ी देर पहले उसकी वीडियो बनाकर हंस रही थी कि चड्डी वाला आदमी, पर अब दोनों ही काफी ज्यादा घबराई हुई हैं। अब इसके बाद ये आदमी उन लड़कियों के सामने अपनी चड्डी के साथ खेलने लगता है, और यही देखता हुआ कोतेत्सु कहता है कि यही लड़कियां आपका मजाक उड़ा रही थी, सही हो रहा है इनके साथ। पर जुजो कहता है ये दोनों मेरी बेटी की उम्र की ही होगी, इस तरह से मुसीबत में इन्हें छोड़कर जाना सही नहीं रहेगा, आखिर बच्चों की मदद करना बड़ों का फर्ज है। और इसके बाद जुजो एक बॉक्स को उस पांडा की ओर फेंक कर वहां चुपके से मल्टीपल शॉट्स फायर करता है, जिससे वहां काफी ज्यादा धूल हो जाती है। और इसी मौके का फायदा उठाकर जुजो तेजी से उस आदमी की ओर जाकर उसमें एक जोरदार मुक्का मारता है। पर इस मुक्के से वो आदमी बेहोश नहीं होता, क्योंकि शरीर के छोटे हो जाने की वजह से जुजो की ताकत भी कम हो गई है। अगले ही पल में वो आदमी अपनी चड्डी में से एक बॉम्ब निकालता है और उसे जलाकर नाचने लगता है। सो पहले तो जुजो उसके हाथ से उस बॉम्ब को हटाता है, एंड फिर उसके प्राइवेट पार्ट पर अटैक करता है, जिसके बाद वो आदमी वहीं धराशायी हो जाता है। और फिर उस बॉम्ब के फटने की वजह से यहाँ काफी बड़ा धमाका होता है। अब जुजो को वहां देख उन लड़कियों को लगता है कि उनकी मदद जुजो ने ही की है, पर जुजो कहता है अरे नहीं, मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, मैंने देखा एक आदमी यहाँ से तुरंत भाग कर गया, शायद उसी ने उस चड्डी वाले आदमी को पीटा है। जिसके बाद जुजो यहाँ से चला जाता है, और ये लड़कियां सन्न रह जाती हैं। और वैसे यहाँ किसी भी बच्चे को समझ नहीं आता कि अचानक यहाँ पर क्या हुआ। और अब इसी की न्यूज मिस एरी, जुजो की एक्स वाइफ, अपनी बेटी के साथ देख रही थी। अब अगले दिन क्लास में हम देखते हैं कि लगभग सभी बच्चे कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे थे, पर यहाँ जुजो से घूमने चलने के लिए कोई नहीं पूछता। लेकिन तभी वो दोनों लड़कियां जिनको जुजो ने बचाया था, वो खुद जुजो के पास आकर उसे घूमने चलने के लिए पूछती हैं, और कल के लिए उसे शुक्रिया भी कहती हैं। और इसी के साथ जुजो अपनी क्लास के ग्रुप में ऐड हो जाता है। पर अगले सीन में हम देखते हैं कि जुजो के फोन में मैसेज पे मैसेज आए जा रहे हैं उस ग्रुप पर। बेचारा सदमे में होता है कि इतने मैसेजेस, जेनजी के बच्चे इतने, ये क्या है। और आखिर में जुजो कहता है आजकल के एडवांस जेनजी के बच्चों के बीच मुझ जैसा 40 साल का बुड्ढा कुछ नहीं कर सकता। अब इसके बाद बालकनी से बाहर की ओर देखता हुआ जुजो कहता है कि जब से उसकी बॉडी ये बच्चों वाली हुई है तब से उसने सिगरेट और शराब पीना छोड़ दिया है, क्योंकि उसकी ये बॉडी उसे हैंडल नहीं कर पाती। पर हाँ, अब उसे बहुत अच्छा महसूस होने लगा है, जैसे अब वो धीरे धीरे अपनी जिंदगी को जीना सीख रहा है। लेकिन इसके बाद रात में
मिस एरी जूजो को कॉल करके बताती हैं कि जिस वॉस्प ने जूजो को डंक मारा था वो नेचुरल नहीं थी, बल्कि उसे आर्टिफिशियली बनाया गया था, और उसे जिस कंपनी के द्वारा बनाया गया है वो जापान की सेकंड सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, और उस कंपनी के प्रेसिडेंट की बेटी तुम्हारी ही क्लास में है। अगर तुम उससे दोस्ती कर लो तो तुम काफी सारी कॉन्फिडेंशियल जानकारी को इकट्ठा कर सकते हो, और वैसे उस लड़की का नाम नारेन मित्सुओका है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जूजो स्कूल आते वक्त भी पढ़ते हुए आ रहा था। जूजो का इंटरेस्ट अब से पढ़ाई में रहा है। वो अपने आसपास मौजूद इतनी सुंदर कन्याओं को देखता तक नहीं। अब अपने जूते रखते हुए जूजो के पास ये दोनों लड़कियां आती हैं और जूजो के साथ हाय हेलो गुड मॉर्निंग करती हैं। जूजो भी बदले में गुड मॉर्निंग करता है, नहीं करता तो ही अच्छा था। जिसके बाद वो इन दोनों लड़कियों के साथ ही क्लासरूम में जाने लगता है। लेकिन जब वो क्लास में आता है तब वो पहली बार नजरें घुमाकर देखता है नोरैन को, और ऐसा क्यों ये हम पहले ही जान चुके हैं। अब इसके बाद हम स्पोर्ट्स क्लास के दौरान देखते हैं कि रेस के दौरान नोरैन फर्स्ट नंबर पर आती है, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा एथलेटिक है। वैसे नोरैन की खूबसूरती की तारीफें लड़कियां भी करती हैं, और लड़कों का क्या कहना, हर एक लड़का उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। लेकिन इनके चेहरे पर प्यार की जगह हवस क्यों दिख रही है मुझे। अब इसके बाद क्लास के दौरान हमें पता चलता है कि नोरैन स्पोर्ट्स के साथ साथ स्टडीज में भी टॉप नंबर पर आती है। मतलब गाइस, मैडम की काबिलियत अलग ही लेवल की है, और मिस एरी ने जूजो से कहा है कि उसे नोरैन से दोस्ती करनी चाहिए, जिससे उसे काफी यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल सकती है। आफ्टर ऑल नोरैन मित्सुओका फार्मास्यूटिकल्स के प्रेसिडेंट की एक लौती बेटी है। अब लंच के दौरान जूजो सोच रहा था कि वो नोरैन से बात की शुरुआत कैसे करे, क्योंकि इनके बीच कोई एज गैप नहीं है बल्कि जनरेशन गैप है। 20 से 25 साल बड़ा है ये उससे। पर दोस्तों, कहावत तो तुमने भी सुनी होगी, बंदर कितना ही बूढ़ा क्यों ना हो जाए, गुलाटियां मारना थोड़ी छोड़ सकता है। अब इसके बाद जूजो जाकर नोरैन से बात करने की कोशिश करता है कि हाय कैसी हो तुम, पर वो कहती है चल हट यहाँ से, चिरकुट कहीं का। यहाँ जूजो के दिल को बड़ी ठेस पहुंचती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जूजो क्लास के बाहर आकर शर्मसार हो रहा था कि एक बुढ़ा होने के बाद भी वो एक बच्ची से बात नहीं कर पाया। उसे तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जिसके बाद बेचारा वहीं टैम बोल जाता है। अब अगले सीन में ये दोनों मोहतरमाएं जूजो को बताती हैं कि नोरैन हर एक चीज में बेस्ट है और वो लड़कों से दूर रहती है। उसने आज तक किसी भी लड़के से बात तक नहीं की, एंड वो करे भी क्यों, वो हर एक चीज में बेस्ट है। उसके पेरेंट्स रिच हैं और किसी मॉडल के जैसी सुंदर है वो। बहुत सारे लड़कों ने उसे प्रपोज किया, पर हर बार उसने लड़कों को कुत्ते की तरह भगा दिया। वैसे मोहतरमा का कोई दोस्त ही नहीं है। वो लड़कों छोड़ो लड़कियों से भी बात नहीं करती, और बाकी कोई लड़की भी उन्हें अप्रोच नहीं करती, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें बहुत एटीट्यूड है। अब यही सब सोचता हुआ जब जूजो घर जा रहा था कि उसे नोरैन से दोस्ती करने का आइडिया छोड़ देना चाहिए, ये उसके बस की बात नहीं है। लेकिन तभी उसकी नजर एक रामेन शॉप पर पड़ती है, और इसके बाद जब वो सीटी बजाते हुए शॉप में आता है तब वहाँ की वेट्रेस होती है मिस नोरैन। पहले तो ये दोनों एक दूसरे को देख शॉक हो जाते हैं, एंड देन जस्ट एक दूसरे को इग्नोर करते हैं जैसे एक दूसरे को जानते ही ना हो। लेकिन जूजो को समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। मित्सुओका फार्मास्यूटिकल्स कंपनी की प्रेसिडेंट की बेटी एक रामेन शॉप में काम कर रही है? नहीं, ये नहीं हो सकता, शायद से उसकी कोई डुप्लीकेट है। और इसके बाद जब जूजो रामेन खाता है तब इसका स्वाद उसे भाई कतई लाजवाब लगता है। उसे ऐसा लगता है जैसे वो जन्नत में आ गया हो। पर तभी ये मोहतरमा उसके पास आकर कहती हैं, शॉप बंद होने के बाद क्या हम कुछ बात कर सकते हैं? अब अगले सीन में नोरैन जूजो से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, वो बताता है कि उसका घर पास ही में है। जिसके बाद नोरैन कहती है कि प्लीज इस बात को एक सीक्रेट रखना। अब इसके बाद एक साथ जाते हुए जूजो पूछता है कि तुम इस तरह से चलते हुए क्यों जा रही हो? मेरा मतलब तुम काफी अमीर हो, तुम्हें लेने के लिए कोई गाड़ी नहीं आती? हमें पता चलता है कि नोरैन जिस शॉप पर काम करती है वो उसके अंकल की शॉप है, और वहाँ काम करने के उसे कोई पैसे नहीं मिलते। वो तो बस अपने रिलेटिव की मदद कर रही है। मैं मानती हूँ कि मैं काफी अमीर हूँ, और मेरी माँ के कैनेडियन होने की वजह से मेरे लुक्स भी फॉरेनर टाइप हैं। साथ ही मेरे पेरेंट्स ने मुझे कई सारे लड़कों से भी मिलवाया है जो मेरे लिए अच्छे फ्यूचर हस्बैंड साबित हो सकते हैं। वो लोग मुझे जानते तक नहीं, पर मुझे बहुत ही अच्छे से ट्रीट करते हैं, और यही सब नोरैन को बहुत वाहियात लगता है। और साथ ही उसकी क्लास में भी लड़के उसे काफी तंग करते हैं, लगातार उसे प्रपोज करते रहना। अब देखो भैया, नोरैन को ये पुराना माइंडसेट बिल्कुल पसंद नहीं है कि लड़कियों को शादी करके हाउसवाइफ बन जाना चाहिए, बल्कि वो तो अपनी खुद की एक रामेन शॉप खोलना चाहती है। कुल मिलाकर वो एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन बनना चाहती है। #नारी शक्ति।
नोरैन को अपने अंकल की सोच बहुत पसंद है। वो सिर्फ अपने फायदे के लिए अमीरों के आसपास नहीं घूमते, बल्कि उनका जो दिल करता है वो वही करते हैं। और जब भी नोरैन दुखी होती थी, वो अपने अंकल के पास रामेन खाने जाती थी और रामेन खाते ही उसका मूड अच्छा हो जाता था। वैसे ना जाने क्यों, पर तुम मुझे मेरे अंकल की याद दिलाते हो, इसीलिए मैं तुम्हारे सामने इतनी देर तक बोलती रही। और दोस्तों आए भी क्यों ना उसको याद, आखिर हमारा हीरो एक 40 साल का बुढ़ा है। लेकिन यहाँ वो नोरैन से कहता है, मैं मानता हूँ कि अभी तुम काफी छोटी हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने हिसाब से ना जियो। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने हिसाब से जीना चाहिए, ना कि दूसरों के हिसाब से। वैसे वो रामेन ना बहुत टेस्टी था। अब जुजो के ये कहते ही नोरैन भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर रामेन की तारीफें करने लगती है। अब इसके बाद एक मोड़ आता है जहाँ से इन दोनों को अपने अपने रास्ते पर चलना था। नोरैन कहती है, कल क्लास में ऐसे एक्ट मत करना जैसे हम अच्छे दोस्त हों। हमने बस एक साथ थोड़ी बात की है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही ये अपने अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, एक कार पीछे से आकर नोरैन के पास आती है और यहाँ नोरैन को किडनैप करने की कोशिश की जाती है। पर जुजो ये देख लेता है, पर वो यहाँ कुछ नहीं कर पाता। वो कार बहुत तेजी से नोरैन को किडनैप करके यहाँ से चली जाती है। पर कोतेत्सु ने यहाँ उस कार की फोटो से उसके नंबर का पता लगा लिया था, पर शायद ये नंबर प्लेट फेक थी। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि जुजो तेजी से भागता हुआ एक टावर के पास आता है और यहाँ से वहां से छलांगे मारता हुआ वो सीधा पहुंचता है उस टावर के टॉप पर। और यहाँ से उसे वो कार दिख जाती है और इतनी ज्यादा दूरी से जुजो यहाँ पर उस कार की डायरेक्शन में शूट करता है, जिससे एक ट्रांसमीटर सीधा उस कार पर जाकर लग जाता है। और इसके बाद जुजो कूदता हुआ एक ट्रक पर चला जाता है उस कार के पीछे, क्योंकि जुजो नोरैन को बचाना चाहता था। आखिर नोरैन फ्यूचर में उस रामेन शॉप की होने वाली ओनर है, वो रामेन शॉप जिसका रामेन जुजो के दिल को छू गया। और इसी तरह जुजो उस लोकेशन तक पहुंच जाता है जहां पर वो लोग नोरैन को किडनैप करके ले आए हैं। अब ये आदमी यहाँ नोरैन से कहते हैं कि जाने मन अपना मुंह बंद रखना, क्योंकि अगर तुमने शोर शराबा किया तो तुम्हारा मुंह बंद करके हम तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। वैसे तू है बड़ी सुंदर, दिल तो चाहता है कि अभी। लेकिन तभी उस आदमी में कोई लात मारता है और इस लड़की के सामने आकर कहता है, माफ करना, उसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की, मैं बाद में उसे मार दूंगा और मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। मैं तो बस तुम्हारे फादर की कंपनी के उस नए ड्रग के बारे में जानना चाहता हूँ और हमें जानकारी मिली है कि उस ड्रग की जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है वो तुम्हारे पास है। पर नोरैन कहती है कि उसे किसी भी चीज के बारे में कुछ नहीं पता, उसे तो ये भी आइडिया नहीं कि ये लोग किस ड्रग के बारे में बात कर रहे हैं। ये सुन अब वो आदमी कहता है, वैसे जहाँ तुम काम करती हो वो पुरानी सी रामेन शॉप तुम्हारे अंकल की, कल मैं वहाँ गया था और जो मैंने वहाँ खाया वो खाना नहीं गोबर था। मुझे लगता है कि वो जगह वहाँ नहीं होनी चाहिए। लेकिन देखो, मैं दिल का बहुत अच्छा हूँ, अगर तुम मुझे वो सीक्रेट ड्रग के बारे में बता दो तो मैं कुछ नहीं करूंगा। पर अगले ही पल में उस आदमी के सिर में एक गोली आकर लगती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही स्टाइल के साथ आ चुका है जुजो। शायद तू हमेशा गोबर ही खाता था, इसलिए तुझे ये अंदाजा नहीं कि वो रामेन कितना ज्यादा टेस्टी है। और इसके बाद जुजो नोरैन के सिर को ढक देता है ताकि वो कुछ भी देख ना पाए। बाकी के गुंडे कहते हैं, तू कौन है बच्चे? ये कहता है, बच्चा नहीं हूं मैं, तुम सबसे बड़ा हूं, पर क्या ही कर सकते हैं, जो किस्मत है सो है। और अगले ही पल में वो अपनी गन से इन तीनों को शूट कर देता है। वैसे यहाँ पर जुजो ने रबर बुलेट्स का यूज किया है, यानी कि किसी की जान नहीं गई है, ये सब बेहोश हो गए हैं। लेकिन तभी यहाँ पर और लोग आने लगते हैं, तो जुजो नोरैन को यहाँ एक क्रेट पर बैठा देता है और उसी के साथ आगे बढ़ते हुए इसके सामने जो बंदा आता है उसे हवा में उड़ते हुए ये पीछे से आकर लात मारकर गिरा देता है। और इसके बाद कुछ और लोगों की बुलेट से बचकर ये उन्हें भी शूट कर देता है। और इसके बाद जब सीढ़ियों के पास आता है तो यहाँ 2 लोगों के ऊपर उस क्रेट को फेंक देता है और उन्हें शूट भी कर देता है। और इसी तरह वो नोरैन को लिए हुए लोगों को शूट करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है और थोड़ी ही देर में ये लोग उस बिल्डिंग के बाहर आ जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर वो आदमी एक कार लेकर आ जाता है, क्योंकि रबर बुलेट से उसकी जान थोड़ी गई थी। अब कार के शीशे यहाँ बुलेट प्रूफ थे। सो अब जुजो नोरैन को उस क्रेट पर से गिराकर उस क्रेट को उस कार की ओर फेंक देता है, जिससे बैलेंस बिगड़ जाता है और वो कार हवा में उड़ते हुए जुजो के पीछे जाकर गिरती है। और इसके बाद जुजो नोरैन को बेहोश कर देता है। अब सब ठीक था, लेकिन जुजो ने अपनी एक स्टडी बुक वहीं गिरा दी है। अब अगले सीन में नोरैन को अपने कमरे में होश आता है। जैसे ही उसे लगता है कि ये सब एक सपना था, उसके हाथ के निशान उसे एहसास दिलाते हैं कि वो कोई सपना नहीं था और वहाँ किसी ने उसकी मदद की थी। अब इसके बाद स्कूल में आकर नोरैन सीधा जुजो के पास आकर पूछती है कि कल रात क्या तुम्ही ने मेरी जान बचाई? वो कहता है, पता नहीं तुम क्या बोल रही हो,
वैसे तुम्हारा वो रामेन शॉप में काम करने वाला सीक्रेट मैं सीक्रेट ही रखूंगा, पर बदले में मैं कभी कभार वहाँ रामेन खाने आया करूंगा। अब अगले सीन में हम जूजो को उसकी मैथ क्लास में देखते हैं, जहाँ पर कुछ इक्वेशंस उससे जरा भी समझ नहीं आ रही थी। सब कुछ दिमाग के ऊपर से जा रहा था। अब रात में डिनर करते हुए वो इस बारे में कोतेत्सु से बात करता है कि मैथ के सब्जेक्ट में उसे कुछ प्रॉब्लम आ रही है जिसे वो सॉल्व नहीं कर पा रहा। लेकिन कोतेत्सु को तो जोड़ घटाना करना भी नहीं आता, इसीलिए अब जूजो अपनी एक्स वाइफ मिस एरी से मदद मांगता है, पर वो कहती हैं कि वो पहले से ही अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी हैं, इसीलिए वो उसकी मदद नहीं कर पाएंगी। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने टीचर से हेल्प मांगनी चाहिए, पर जूजो कहता है कि सभी टीचर्स उम्र में उससे छोटे हैं, इसलिए उनसे मदद मांगते हुए उसे जरा शर्म आ रही है। अब इसके बाद अगले दिन क्लास को अटेंड करते हुए जूजो काफी परेशान हो रहा था, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो बाकी बच्चों से पढ़ाई में पीछे रह जाएगा। पर लाइब्रेरी में यही सब सोचते हुए उसकी मुलाकात होती है इस लड़के से। इसका नाम है रियो सिराइशी। अब जूजो की प्रॉब्लम जानने के बाद रियो कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, जिसके बाद रियो जूजो की मदद करने लगता है। जूजो भी यहाँ अपना 100% देता है, जिससे नेक्स्ट टेस्ट में जूजो के 100 मार्क्स आते हैं, जिससे यहाँ वो बहुत खुश होता है और इसके बाद आंखों में खुशी के आंसू लिए वो रियो को शुक्रिया कहता है। जिसके बाद जूजो रियो को ट्रीट देने के लिए एक रेस्टोरेंट में लेकर आता है, लेकिन यहाँ पर एक आदमी रियो से टकरा जाता है। अब गलती उस आदमी की थी, पर फिर भी रियो उससे माफी मांगता है, लेकिन रियो के माफी मांगने के बाद भी वो आदमी फुसफुसाते हुए इनके बारे में भला बुरा कहता रहता है। अब एक जगह बैठने के बाद जूजो कहता है, तुम पढ़ने में बहुत होशियार हो, क्या फ्यूचर में कुछ बनने का इरादा है? रियो कहता है, किसी को बताना मत यार, मैं वो एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। हमें जानने को मिलता है कि रियो की माँ हमेशा काफी बीमार रहती थी और बीमारी की वजह से ही एक दिन उनकी मौत हो गई, जिसके बाद रियो और उसकी बहन का ख्याल ज्यादातर उसकी दादी ने ही रखा। पर अब कुछ वक्त से उनकी तबीयत भी कुछ खास अच्छी नहीं है और इसीलिए ताकि रियो बीमार लोगों की मदद कर सके वो एक डॉक्टर बनना चाहता है। और भाई रियो की ये बातें जूजो के दिल को छू जाती हैं। जूजो मन में कहता है, ये बच्चा मुझसे कितना छोटा है, पर ये जिम्मेदारियों को मुझसे ज्यादा बेहतर ढंग से निभाना जानता है। लेकिन तभी इनके पास वही आदमी आता है और उसने इनकी सारी बातें सुन ली हैं। अबे तू डॉक्टर बनना चाहता है, पर देखकर तो लगता है कि तू पैसा बर्बाद कर रहा है अपने माँ बाप का। तुझे ना ये सपना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि तू कभी डॉक्टर नहीं बनने वाला। लेकिन तभी रियो खड़ा होकर कहता है, आपकी सलाह के लिए शुक्रिया, पर मुझे नहीं लगता कि आपकी सलाह समझदारों वाली है, क्योंकि दूसरों को बेवकूफ समझने वाला कोई भी इंसान खुद समझदार कभी नहीं हो सकता। अब यहाँ जो बाकी के लोग होते हैं वो भी उस आदमी से कहने लगते हैं कि अपने काम से काम रखो अंकल, बच्चों पे क्या रौब दिखा रहे हो? हाँ, अंकल को यहाँ बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। अंकल यहाँ से तुरंत फूट लेते हैं। अब इसके बाद घर जाते हुए जूजो कहता है कि भाई तू तो बड़ा हिम्मत वाला है यार। लेकिन तभी हम यहाँ पर उसी अंकल को अपनी साइकिल से आते हुए देखते हैं और ये काफी गुस्से में हैं। इनका प्लान है कि ये अपनी साइकिल से टक्कर मारकर उन दोनों को पानी में गिरा देंगे, पर जूजो को पहले ही पता चल जाता है कि वो अंकल इनकी ओर आ रहा है। जिसके बाद जूजो ये पढ़ाई में काम आने वाला यंत्र, जिसका नाम मुझे पता नहीं, अंकल की साइकिल में फेंक कर मारता है, जिससे बैलेंस बिगड़ता है और अंकल सीधा स्लो मोशन में हवा में उड़ता हुआ पानी में जाकर गिरता है और वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन इसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है कि जूजो को कभी भी अपने काम की वजह से अपनी बेटी के साथ वक्त बिताने का मौका ही नहीं मिला। वो कभी भी एक पिता के फर्ज को सही से नहीं निभा पाया और शायद यही ख्वाब देखते हुए जूजो नींद से जागता है। उसका कमरा पूरा तहस महस था, सो अब इसी वजह से उसके घर की सफाई कोतेत्सु को करनी पड़ती है। हमें पता चलता है कि जूजो को सफाई करना आता ही नहीं, उसने पहले कभी सफाई नहीं की। अरे यार, घर का काम करना लड़कों का काम थोड़ी है, वो तो लड़कियों का काम है। कोतेत्सु कहता है, बॉस अपने ये आउटडेटेड आइडियाज ना अपडेट कर लीजिए। अब इसके बाद जब वो स्कूल में आता है तो चारों ओर काफी भीड़ थी। यहाँ पर अलग अलग क्लब्स के बच्चे दूसरे बच्चों को उनके ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए अप्रोच कर रहे हैं। अब यही सब देखते हुए जब जूजो आगे बढ़ रहा था तभी उसके पास एक बॉल आकर गिरती है। कुछ बच्चे बेसबॉल खेल रहे हैं और गलती से वो बॉल यहाँ आ गई है। सो अब जूजो इस बॉल को उन्हीं की ओर वापस फेंकता है और इस बॉल को कैच करते हुए एक बंदे का ग्लव ही फट जाता है। अब इसके बाद रियो से बात करने पर जूजो को पता चलता है कि रियो केंदो क्लब को ज्वाइन करने के बारे में सोच रहा है, पर जूजो किसी भी स्पोर्ट्स वाले क्लब में ज्वाइन नहीं होने वाला, क्योंकि उसकी एबिलिटीज बहुत हाई हैं, जिससे वो सेंटर ऑफ अटेंशन बन सकता है। तभी जूजो की नजर एक क्लब के बैनर पर जाती है जिसमें यही साफ सफाई और घर का सारा काम करने का लिखा हुआ है। और यही देख जूजो कहता है, अबे ये सब तो लड़कियों का काम है,
पर उसके ये कहते ही एक लड़की उसके पास आकर कहती है, महाशय आपकी ये बात मुझे सही नहीं लगती। इसके बाद पता चलता है कि ये रियो की बड़ी बहन है, इसका नाम है चिसातो, और ये यहाँ जुजो से कहती हैं, मैं मानती हूँ कि लड़के और लड़कियाँ एक दूसरे से काफी डिफरेंट होते हैं, पर यह गलत है कि घर के काम सिर्फ लड़कियों को करने चाहिए। आफ्टर ऑल खाना बनाना, साफ सफाई करना, ये सब सर्वाइवल के काम है और ये सबको आने चाहिए। और तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम्हें घर के काम आते नहीं हैं, तो इसीलिए आज तुम हमारे क्लब में आओगे, वहाँ मैं तुम्हें घर के काम करना सिखाऊंगी। और अगर तुम नहीं आए तो याद रखना फिर तुम मेरे भाई से कभी बात नहीं कर पाओगे। अब क्योंकि हमारे हीरो को यहाँ ब्लैकमेल किया गया है तो उसे उस क्लब में जाना पड़ता है। अब यहाँ चिसातो कहती है कि अगर तुम्हें ये सारे काम करने में मजा नहीं आता तो फिर मैं तुम्हें कोई काम करने को नहीं कहूंगी और अगले 6 महीनों के लिए तुम्हारे घर का सारा काम भी करूंगी। लेकिन अगर तुम्हें मजा आता है तो तुम हमारे क्लब को ज्वाइन करोगे। अब इसके बाद जुजो अपनी जिंदगी में पहली बार खाना बनाता है और जो खाना वो बनाता है वो उसे काफी अच्छा भी लगता है। जिसके बाद जुजो चिसातो से कहता है कि देखो ये बोरिंग तो नहीं था, बस ठीक था, तो चलो मान लेते हैं कि ना तुम जीती ना मैं। लेकिन चिसातो इस गेम को अभी खत्म नहीं करती। अब इसके बाद घर की ओर जाते हुए जुजो कोतेसु से बात करते हुए कहता है कि खाना बनाने में मजा आया पर इतना नहीं कि मैं क्लब ज्वाइन कर लूं। अब इसके बाद जब जुजो अपना होमवर्क कर रहा था तभी उसे मिस एरी का कॉल आता है। हमें पता चलता है कि जो खाना जुजो ने बनाया था वो जितना बचा रहा वो उसने मिस एरी के पास पहुंचा दिया। वो खाना इन्होंने और इनकी बेटी ने खाया और इन्हें वो अच्छा भी लगा। और जब जुजो अपनी बेटी के मुंह से अपने खाने की तारीफ सुनता है और ये बात सुन उसे चिसातो की बात याद आती है। देखो खुद खाना बनाना और फिर उसे खाना वो एक अलग बात है, पर जब हम किसी और के लिए खाना बनाते हैं और फिर जब वो उस खाने की तारीफ करते हैं तब हमें बहुत खुशी होती है। और इसी के बाद जुजो कहता है लगता है मैं इस बार हार गया। और इसके बाद अगले दिन स्कूल में जाकर जुजो कुकिंग क्लब को ज्वाइन कर लेता है। लेकिन इसके बाद वो जैसे ही क्लास से बाहर निकलता है वो देखता है कि कोई बंदा नोरन को प्रपोज कर रहा है और नोरन उसे वहीं मुंह पर रिजेक्ट कर देती है। और इसके बाद जुजो को पता चलता है कि नोरन भी कुकिंग क्लब में ज्वाइन होने आई है क्योंकि वो और भी चीजें बनाना सीखना चाहती है। लेकिन यहाँ नोरन जुजो से ज्यादा कुछ नहीं कहती और क्लब को ज्वाइन करने के लिए चली जाती है। लेकिन दूसरी ओर कोतेसु को मिस एरी का एक मैसेज आता है और अब वो जुजो को कुछ बहुत ही शॉकिंग बताता है कि बॉस अगर आप फिर से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आना चाहते हैं तो आपको नोरन मित्सुओका से शादी करनी पड़ेगी। जुजो कहता है सटिया गया है क्या बकवास कर रहा है तू। सो कोतेसु बताता है कि कुछ ही मिनट्स पहले मित्सुओका फार्मास्यूटिकल्स ने एक काफी बड़ी अनाउंसमेंट की है कि जो बंदा नोरन से शादी करेगा वो उनकी कंपनी का अगला मालिक बनेगा। और बॉस आपको उस किडनैपर की बात शायद याद होगी, उसने कहा था देखो लड़की हम नहीं जानते कि वो क्या चीज है पर वो सीक्रेट चीज तुम्हारे पास है। यानी कि अब अगर जुजो अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आना चाहता है तो सबसे पहले उसे उस वास्प के ड्रग का पता लगाना होगा और उसके लिए उसे नोरन से शादी करनी होगी क्योंकि उससे शादी करके वो ऑटोमेटिकली उस कंपनी का मालिक बन जाएगा। जुजो कहता है पागल हो गया है क्या, मैं एक 40 साल का बुढ़ा हूँ जिसका डाइवोर्स हो गया है और तू चाहता है कि मैं एक मिडिल स्कूल में पढ़ने वाली टीनेज लड़की से शादी कर लूं? फालतू की बकवास मत कर। अब इसके बाद जुजो रामेन शॉप में आकर मस्त रामेन खाता है ये सोचते हुए कि पता नहीं साला सटिया गया है वो, मैं एक मिडिल स्कूल की लड़की से शादी थोड़ी करूंगा। जिसके बाद चेंज के पैसे लेते हुए इनके बीच थोड़ी बात होती है। मैं देख रहा हूँ तुम्हें प्रपोज करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब इसके बाद एक साथ घर जाते हुए नोरन अपने पापा की उस अनाउंसमेंट को लेकर यहाँ काफी गुस्सा दिखाती है, पर जुजो तो सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहा है। नोरन कहती है मैं अपने दिल की बात कहना चाहती हूँ और तुम सुन तक नहीं रहे, पर शायद अब उस क्लब को ज्वाइन करने के बाद मेरा एक अच्छा दोस्त बनाने का सपना पूरा हो जाएगा, लेकिन मैं वो दोस्त तुम्हें नहीं बनाने वाली, समझे तुम। लेकिन अगले दिन हम देखते हैं कि क्योंकि नोरन ने कुकिंग क्लब को ज्वाइन कर लिया है इसलिए बहुत सारे लड़कों ने क्लब को ज्वाइन करने के लिए एप्लीकेशन डाली है। अब इन लालची लड़कों की वजह से नोरन भी यहाँ काफी परेशान होने लगती है, पर तभी उसकी नजर जुजो पर जाती है। जिसके बाद वो सीधा जुजो के पास जाकर उसे पकड़ के कहती है मैं यहाँ तुम सभी को क्लियरली एक बात बताना चाहती हूँ कि यहाँ ये जो लड़का दिख रहा है ना ये मेरा बॉयफ्रेंड है। और ये बात सुन सभी के तोते उड़ जाते हैं। अब इस अनाउंसमेंट के बाद सभी लड़के इनके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन ये दोनों जैसे न तैसे उनसे बचकर छुप जाते हैं। जिसके बाद नोरन कहती है माफ करना पर मेरे दिमाग में उस टाइम पर उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए कोई और आइडिया आया ही नहीं, बट प्लीज क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनने का नाटक कर सकते हो प्लीज।
क्योंकि अगर मेरे पास ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड रहेगा तो बाकी लड़के मुझे अप्रोच नहीं करेंगे। अब यहाँ जुजो उसकी बात मान तो लेता है, पर अगले ही सीन में बहुत सारे लड़के उसे घेर लेते हैं और उसे धमकी देते हैं कि साढ़े दूर रहे हमारी छोरी से, वह सिर्फ हमारी है। लेकिन अगले ही पल में हम देखते हैं कि जुजो इन सब से बचकर भागता है और 3rd फ्लोर से सीधा नीचे कूद जाता है और एक शांत बच्चे की तरह यहाँ से चला जाता है। लेकिन इसके बाद क्लास में भी इसी बारे में बातें हो रही थी और तभी ये दोनों लड़कियां भी जुजो के पास आती हैं उससे पूछने कि क्या वो सच में नोरन को डेट कर रहा है। और यहाँ वो जुजो की काफी तारीफ भी करती हैं कि वो कितनी आसानी से उन लड़कों से बचकर भाग निकला। लेकिन तुम्हारे लिए चीजें अभी और बस से बदतर होने वाली हैं, क्योंकि इस स्कूल में काफी अमीर बापों के बिगड़ैल बच्चे पढ़ते हैं और ऐसे बच्चे एक ग्रुप में हैं। वो ग्रुप टॉप का है और उसका नाम है यूनिकॉर्न और उस ग्रुप का हर एक बच्चा टैलेंट से भरा हुआ है। लुक्स, पर्सनैलिटी, पैसा, एथलेटिक, स्टडीज में टॉप, मतलब A to Z हर एक चीज में टॉप। और कुछ अफवाहों के मुताबिक वो सभी लोग नोरन को अपना बनाना चाहते हैं और इस वजह से अब वो लोग जुजो के लिए परेशानियां खड़ी कर सकते हैं। अब घर पर कोतेत्सु कहता है कि बॉस, अगर आप नोरन से शादी नहीं करने वाले तो मुझे लगता है कि आपको उसके बॉयफ्रेंड बनने का नाटक भी नहीं करना चाहिए, वरना आप खामखा प्रॉब्लम में आ जाएंगे। वैसे एक और बुरी खबर है, मित्सुओका फार्मास्यूटिकल्स के उस डी एजिंग ड्रग को अंडरवर्ल्ड के लोग भी हासिल करना चाहते हैं और क्योंकि यहाँ धमकी देने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए अब वो लोग भी नोरन मित्सुओका को हासिल करने के लिए उस स्कूल में आ सकते हैं। यानी कि अब नोरन टॉप टियर में आने वाले सभी लोगों की टारगेट बन चुकी है। ये बात सुनकर तो जुजो भी अपने बाल खुजाने लगता है और अगले दिन नोरन जुजो से कहती है कि शायद अब तुम्हें मेरे बॉयफ्रेंड बनने का नाटक नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने भी देखा है कि इस नाटक की वजह से तुम्हें काफी प्रॉब्लम हो रही है और शायद मुझे उस क्लब को भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मेरी वजह से वो लोग अपना कुछ काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन तभी यहाँ एक लड़का आता है और ये वही है जो कल जुजो को धमकी दे रहा था। और जैसे ही इसे पता चलता है कि अब जुजो नोरन का बॉयफ्रेंड नहीं रहा, वो नोरन को तंग करने लगता है कि अब नोरन उसे डेट करने लगे। मैं ना बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। पर नोरन के मना करने के बावजूद भी वो उसे परेशान करता है और इसीलिए जुजो बीच में आकर कहता है, अच्छा रहेगा कि तुम मेरी बंदी का हाथ छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। दोस्तों, जुजो नोरन की मदद करना चाहता है क्योंकि वो जानता है कि इन सब चीजों की वजह से नोरन को कितनी परेशानी होती है। ये बंदा कहता है, तू जानता है मैं जिम जाता हूँ, ये मेरे डोले शोले देखे, तुझ जैसे पिद्दी को ना मैं फूक मार के उड़ा दूं। लेकिन अगले ही पल में हम देखते हैं कि जुजो उसके अटैक को अपने एक ही हाथ से रोक लेता है। अब मेरी बात सुन, जिम जाकर डोले शोले बनाने से कुछ नहीं होता जब तक सीने में जिगरा ना हो। अब उसके जाने के बाद जुजो कहता है, मैं कुछ टाइम तक तुम्हारे बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करूंगा, वरना जब भी मैं उस रामेन शॉप में आऊंगा तुम मुझे अपने दुखड़े सुनाने लगोगी, जिससे मेरे अच्छे खासे मूड का सत्यानाश हो जाएगा। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों पर दूर से कोई नजर रखे हुए था और ये बंदा इस मशीन के ऊपर खड़ा हुआ था, बहुत ज्यादा ऊंचाई पर। यानी कि समझ जाओ ये भी कोई खतरनाक बंदा है। और इसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये बंदा इस पर गोलियां चला रहे एक बंदे को बहुत ही आसानी से दीवार में दे मारता है और इसकी पावर भी बहुत ज्यादा होती है। और ये बंदा भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हिटमैन वाला काम करता है और इसे अपना नेक्स्ट मिशन मिला है, नोरन मित्सुओका का फियांसी बनना। वहीं अगले दिन स्कूल में हम इन दोनों को एक साथ आते हुए देखते हैं। नोरन पूछती है कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, है ना? कल तुमने कितनी आसानी से उस लड़के को वहां से भगा दिया था। पर वो कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो आज तक किसी से लड़ाई ही नहीं की, मैं तो गांधी बापू के आदर्शों का पालन करता हूँ। अब इसके बाद नोरन अपने बैग में से एक फाउंटेन पेन निकालती है। हमें पता चलता है कि ये पेन नोरन के पापा ने उसे भेजा है, ये कहते हुए कि जो भी उसका बॉयफ्रेंड हो वो उसे ये पेन दे दे, और इसीलिए वो ये पेन अपने फेक बॉयफ्रेंड जुजो को दे देती है। दूसरी ओर हम उसी बंदे को स्कूल में देखते हैं और यहाँ सभी लड़कियां उसी पर फिदा हो बैठी थी और ये बंदा इन्हीं की क्लास में एक ट्रांसफर स्टूडेंट बनकर आता है और इसका नाम होता है शिन। और इसके यहाँ आते ही इसकी प्रेजेंस से जुजो ये समझ जाता है कि ये कोई मामूली बच्चा नहीं है और ये भी यहाँ नोरन के लिए आया है। लेकिन जब इंट्रोडक्शन देने की बारी आती है तो इसकी फट जाती है, ये बेचारा कुछ बोल ही नहीं पाता। पहले ही दिन पूरा ऑरा माइनस हो गया, जिसके बाद ये मित्सुओका के बगल वाली सीट पर आकर बैठ जाता है और नोरन के साथ भी इसका हाई हेलो कुछ अच्छा नहीं होता। वो मन में कहता है, ये लड़की कितनी ज्यादा क्यूट है, अब मैं इससे बात कैसे करूं, मैं तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा। सो अब वो नोरन को एक लेटर देता है और उसमें वो उसे स्कूल के बाद मिलने के लिए बुलाता है। अब लंच के दौरान काफी लड़कियां शिन के पास आती हैं, पर बेचारा यहाँ भी कुछ बोल नहीं पाता है। अब शिन से मिलने के लिए
नोरैन जूजो को अपने साथ लेकर आती है और तभी यहाँ शिन भी आ जाता है। अपने मुंह में ये बच्चों वाला क्या बोलते हैं इसको मुझे पता नहीं, पर मैं इसे झुंझुना कहूंगा। और इसको अपने मुंह में देने के बाद शिन का नर्वस सिस्टम शांत हो जाता है। वैसे ये देखकर तो जूजो के भी फ्यूज उड़ चुके थे। और इसके बाद शिन नोरैन का हाथ पकड़ के कहता है, मुझे तुमसे पहली नजर का प्यार हो गया है। आई लव यू। और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक मौका देकर देखो, जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने के लायक हूँ या नहीं। लेकिन अगले ही पल में नोरैन उसे मुक्का मारकर दूर कर देती है। तुम्हारी आंखों में मुझे प्यार नजर नहीं आ रहा, बल्कि ऐसा लगता है कि तुम जबरदस्ती मुझसे प्यार का इजहार कर रहे हो। मैं अब तक इतने सारे कन्फेशंस को देख चुकी हूँ कि मैं एक नजर में बता सकती हूँ कि कौन सा कन्फेशन रियल है और कौन सा फेक। लेकिन ये बातें सुन शिन को सच में नोरैन से प्यार हो जाता है और वो उसके साथ अपना फ्यूचर सोचने लगता है कि किस तरह मैं इसकी गोद में सिर रखकर सोऊंगा और ये मेरा सिर सहलाएगी। और इसके बाद शिन सच्चे तरीके से अपने प्यार का इजहार करता है और अचानक ही अगले पल में वो जूजो पर हमला कर देता है, पर जूजो उसके हमले को डॉश कर देता है, जिससे शिन समझ जाता है कि जूजो भी उसी के जैसा है। और इसके बाद वो एक डुएल के लिए जूजो को चैलेंज करता है और इसमें जो भी जीतेगा वो नोरैन का फियांसी बनेगा। और उसी के पास ये फाउंटेन पेन भी रहेगा, क्योंकि ये पेन नोरैन के फियांसी होने की निशानी है। और इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि कुछ ऐसी अनाउंसमेंट्स हुई हैं जो कहती हैं कि जिसके पास भी वो फाउंटेन पेन रहेगा, चाहे वो कोई भी हो, वही नोरैन का फियांसी बनेगा। यानी कि समझ जाओ, जूजो को चैलेंज करने के लिए अब बहुत सारे लोग आने वाले हैं। बेचारी नोरैन का तो दिमाग खराब हो चुका होता है। वैसे जूजो शिन का सामना करने के लिए तैयार था। अब इसके बाद शिन और जूजो के बीच का मुकाबला देखने के लिए यहाँ लगभग पूरा स्कूल आ चुका था, जिसके बाद शिन रूल्स बताता है, हमारा मुकाबला 1 घंटे का होगा और 1 घंटे के अंदर मुझे तुम्हारे मुंह में यह झुंझुना डालना होगा। अगर मैं ऐसा करने में कामयाब रहा तो मैं जीतूंगा, लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो तुम जीते। वैसे रूल सुन जूजो भी हैरान था, बाकी लोग हंस रहे थे। और इसके बाद शिन नोरैन से कहता है, अगर मैं ये मुकाबला जीत गया तो तुम अपनी गोद में मेरा सिर रखकर मुझे सहलाना, ओके? बट नोरैन मुंह पर मना कर देती है। और इसके बाद ये मैच शुरू होता है। सबसे पहले जूजो शिन के लगातार होने वाले हमलों से बचता है। वो भागता हुआ स्कूल के अंदर आ जाता है, पर शिन भी उसका पीछा करता हुआ उस पर लगातार हमले करता रहता है। जिसके बाद ये दोनों एक शेल्फ के पास आते हैं और यहाँ बीच में से शिन वो झुंझुना जूजो के मुंह में डालने की कोशिश करता है, पर वक्त रहते जूजो से डॉच कर देता है। इसी तरह जूजो लगातार कभी किसी स्टैचू से तो कभी लकड़ियों से अपने आप को शिन के उन हमलों से बचाता है। शिन कहता है, मैं नोरैन से प्यार करने लगा हूँ, क्या तुम मुझसे ज्यादा प्यार करते हो? जूजो मन में कहता है, प्यार वो तो मैं उससे करता नहीं, तो शायद मुझे यहाँ हार मान लेनी चाहिए, मेरे लिए यही सही रहेगा। पर तभी उसे अपनी बेटी की याद आती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मुकाबला खत्म होने में बस 1 मिनट बचा है और शिन से बचते हुए जूजो बिल्डिंग के बाहर आ जाता है। और अब तक उसने जूजो की ओर जितने भी झुंझुने फेंके थे वो जूजो के लिए एक जाल थे, और यहाँ पर वो जूजो को अपने जाल में फंसा लेता है। वो उसके हाथों को भी बांध देता है। सभी को लगता है कि यहाँ पर जूजो हार जाएगा, लेकिन यहाँ पर सभी ये देख हैरान हो जाते हैं कि जूजो ने शिन के हमले को रोक लिया है। जब जूजो उछला था तब उसने एक ट्रांसपेरेंट धागे से एक वॉल टाइप बना दी थी, और इसी तरह जूजो इस मैच को जीत जाता है। अब शिन के हारने के बाद जूजो कहता है, मुझे नहीं पता कि नोरैन को लेकर मेरे दिल में जो फीलिंग्स हैं वो तुम्हारी फीलिंग्स से ज्यादा स्ट्रांग हैं या नहीं, पर अब ये यकीन है कि मेरे दिल में उसको लेकर फीलिंग्स हैं, पर हाँ वो तुम्हारी फीलिंग्स की तरह नहीं है। दोस्तों, जूजो अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर पाया, पर वो नोरैन के लिए अब कुछ करना चाहता है ताकि वो अपनी जिंदगी में उदास ना रहे। अब यहाँ इस मुकाबले में हार जाने के बाद शिन अगले दिन जाकर कुकिंग क्लब में ज्वाइन हो जाता है, और हाँ उसने नोरैन को लेकर अब तक हार नहीं मानी है। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं एक लड़के को। ये एक बेसबॉल प्लेयर है, पर इसे देखने के लिए यहाँ बहुत सारे लोग थे, यानी कि ये काफी फेमस भी है। और इसके बाद जब ये लड़का बॉल को फेंकता है तो कैचर पर इतना ज्यादा प्रेशर पड़ता है कि वो गिर ही पड़ता है। और इसकी काबिलियत और ताकत देख लोगों को यकीन ही नहीं होता कि ये एक मिडिल स्कूलर है। इसकी काबिलियत अलग ही लेवल की है, और आखिर हो भी क्यों ना, ये यूनिकॉर्न्स में से एक है, वो इलाइट यूनिकॉर्न ग्रुप। हाँ, ये उसी का एक मेंबर है। वहीं दूसरी ओर क्लास में टीचर बताते हैं कि अगले हफ्ते से इनके मिड टर्म्स एग्जाम हैं। अब इसके बाद हम इन सभी को एक साथ जाते हुए देखते हैं, और यहाँ पर जूजो अलग ही लेवल का एक्साइटेड था एग्जाम देने के लिए। लेकिन अगले ही पल में वो कहता है, मैं पहली बार एग्जाम देने वाला हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना होगा? रियो कहता है कि ज्यादा टेंशन मत लो, बस जो भी तुमने पढ़ा है उसे रिव्यू कर लो।
जुजो कहता है थैंक्स मास्टर। हाँ, वो रियो को अपना मास्टर कहकर बुलाता है क्योंकि इतनी छोटी उम्र में ही रियो अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझता है। अब अगले दिन जब नोरन स्कूल में आती है तो वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट लग रही थी और यहाँ वो इतनी ज्यादा खुश इसीलिए थी क्योंकि एग्जाम्स की वजह से सभी लोग बिजी हैं, इसीलिए उसे कोई भी प्रपोज करके परेशान नहीं कर रहा। सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन तभी ये लोग मिलते हैं जुजो से, जिसे देखकर लगता है कि बेचारा कल पूरी रात सोया नहीं। अब लंच के दौरान हमें पता चलता है कि कल पूरी रात जुजो अपने सभी क्वेश्चंस को रिव्यू करता रहा और कब सुबह हो गई उसे पता ही नहीं चला। अब यहीं पर शिन भी मौजूद होता है। वो जुजो की ओर भाईचारे वाला हाथ बढ़ाते हुए कहता है, ये ले यार, डाल ले मुंह में, तू रिलैक्स हो जाएगा। पर जुजो मना कर देता है। लेकिन घर पर आते ही जुजो पढ़ाई करने के लिए बैठ जाता है। कोतात्सु कहता है कि आज उसे कुछ काम है, इसीलिए आप ना मॉम के घर जाकर खाना खा लेना। वहीं दूसरी ओर नोरन के अंकल उससे कहते हैं कि अब तुम घर जाओ, तुम्हें अपने टेस्ट के लिए पढ़ना भी होगा। अब जैसे ही वो शॉप से बाहर आती है उसे जुजो दिखता है। सो अब मोहतरमा जुजो का पीछा करने लगती हैं छुपकर। अब थोड़ा और चलकर जुजो एक जगह तक पहुंचता है। दोस्तों, ये एक बार होता है और यहीं पर जुजो उस मामा से मिलने आता है और जुजो को वहां अंदर जाते हुए देख नोरन बड़ी हैरान थी और परेशान भी। अब इसके बाद हम जुजो को, मुझे नहीं पता ये आदमी है या औरत, पर यही वो मामा है और यही जुजो डिनर करने आया है। और मामा यहाँ कहते हैं, मैंने सबको बताया है कि तुम मेरे भांजे हो, वरना उन्हें गलतफहमी हो सकती है ना कि कहीं तुम मेरे सीक्रेट चाइल्ड तो नहीं। लेकिन जब मुझे पहली बार पता चला कि तुम फिर से बच्चे बन गए हो, मैं बड़ी हैरान हुई थी। लेकिन तभी थोड़ी ही देर में यहाँ पर मिस एरी भी आ जाती हैं। वेल, वो भी यहाँ अक्सर आती रहती हैं। पर जुजो को ये काम कोतात्सु का लगता है कि उसी ने एरी को यहाँ बुलाया है। जिसके बाद इनके बीच बात होती है। देखकर लगता है कि तुम सारी रात पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन फिर से बच्चा बनने से पहले तुम्हें बस अपने काम की चिंता रहती थी। लेकिन अब तुम पहले से बहुत ज्यादा बदल गए हो और मुझे लगता है कि तुम्हें अपने टाइम को अच्छे से एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि बच्चों के लिए कुछ गलतियां माफ होती हैं। अब खाना होने के बाद मामा कहती हैं, पुतले की तरह खड़े क्या हो, हाँ तुम एक जेंटलमैन हो ना, चलो एरी को स्टेशन तक छोड़ने जाओ। वैसे दूसरी बिल्डिंग से नोरन ये सब छुपकर देख रही थी। गया तो ये अंदर अकेला था, बाहर एक हॉट ओल्ड लेडी के साथ आया। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि इनके एग्जाम्स हो चुके हैं और जुजो ने एक्साइटमेंट की वजह से अपने एग्जाम्स में कुछ गलतियां कर दी, पर फिर भी उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। लेकिन लगता है कि शिन का कुछ खास अच्छा रिजल्ट नहीं आया। लेकिन यहाँ जो नोरन थी वो जुजो को ही देखे जा रही थी। ये कितना अलग है, इसकी बातें, इसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल किसी अंकल की तरह है। क्या ये सच में एक मिडिल स्कूलर है? जिसके बाद हमें इनका कुकिंग क्लब दिखाया जाता है और इनके कुकिंग क्लब में घर के सारे काम सिखाए जाते हैं और इस वक्त इन्हें सिखाया जा रहा है सिलाई करना। जुजो कहता है कपड़ों में बटन फिट करना बिल्कुल बाइक में उसके पार्ट्स को फिट करने जैसा ही होता है। अब इसके बाद जुजो सिलाई करने की कोशिश करता है पर वो कर नहीं पाता। तभी नोरन यहाँ आकर जुजो पर हंसते हुए कहती है, अरे ये तो मैं भी नहीं कर पाई। लेकिन इसी तरह ये लोग कोशिश करते रहते हैं और आखिरकार बहुत ही अच्छे से बटन को सिल लेते हैं। अब इसके बाद एक साथ जाते हुए नोरन की नजर इस बंदे पर जाती है। इसका नाम कीतो है और ये इनका सीनियर है और ये यहाँ पौधों को पानी दे रहा था और यहाँ इसने सनफ्लावर्स फूल लगाए हैं। अब नोरन का मूड यहाँ काफी अच्छा होता है। जुजो पूछता है कि बात क्या है। वो बताती है कि जितने भी सीनियर्स के साथ वो क्लब एक्टिविटीज में हैं, वो सभी बहुत अच्छे हैं और मैं ये देख बहुत इंस्पायर होती हूँ कि वो सभी वो काम करते हैं जो उन्हें करना पसंद है और मैं भी बहुत खुश हूँ कि मैंने कुकिंग क्लब ज्वाइन किया। अब अगले दिन आज इनका टास्क है कि ये लोग बेसबॉल टीम के लिए राइस बॉल्स बनाएंगे। लेकिन तभी ये मोहतरमा बताती हैं कि उस बेसबॉल टीम में यूनिकॉर्न ग्रुप का भी एक मेंबर है जो कि शायद इनके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसीलिए चिसातो कहती है कि अगर तुम दोनों कंफर्टेबल नहीं हो तो फूड डिलीवरी करने के लिए हम सब चले जाएंगे। लेकिन इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फूड डिलीवर करने के लिए सभी लोग आते हैं और इसके बाद यहाँ वही यूनिकॉर्न मेंबर आता है। इसका नाम है तन्माक तेंदु, लंबा चौड़ा गुड लुकिंग। और इसके बाद ये अपने हिस्से का राइस बॉल खाने के बाद इन दोनों से बात करने के लिए आता है और तुम देख ही सकते हो कि ये साइज में कितना बड़ा है। ये एक मिडिल स्कूलर है। तन्मा कहता है तुम दोनों के चर्चे तो भैया पूरे स्कूल में हैं, काफी अटेंशन मिल रही है तुम्हें। वैसे है मैं तुम्हारे साथ एक मुकाबला करना चाहूंगा और अगर मैं जीता तो मैं नोरन का बॉयफ्रेंड बन जाऊंगा। पर नोरन कहती है हम एक दूसरे को जरा भी नहीं जानते, जैसा तुम बोल रहे हो वैसा कुछ नहीं होने वाला। पर तन्मा कहता है ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ,
इसीलिए मैं ये मुकाबला करके तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ, बल्कि मैं ये मुकाबला करना चाहता हूँ ताकि मैं तुम्हें अपने रास्ते से हटा सकूं। मुझे ना स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, और मुझे क्या हर किसी को स्पोर्ट्स पसंद है। इसीलिए मैं स्पोर्ट्स की टॉप 3 फील्ड में खुद को चैंपियन बनाऊंगा ताकि सारे लोग मुझे देखें। जैसे बेसबॉल में ये चैंपियन पिचर है, और सॉकर में ये अव्वल दर्जे का स्ट्राइकर है, और बास्केटबॉल में भी ये टॉप पर आता है। एक यूनिकॉर्न जिसके पास फिजिकल एबिलिटीज हैं, गॉड गिफ्टेड। और उसकी ये बातें सुन नोरन के होश भी उड़ जाते हैं। एंड तेनवा ना काफी एरोगेंट है। ये छोटे मोटे क्लब में जो लोग होते हैं उन पर तो वो ध्यान ही नहीं देता, वो उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते। और अगले ही पल में अब जूजो कहता है, ठीक है जैसा तुम चाहो, हम एक मुकाबला करेंगे। क्योंकि तेनमा ने सिर्फ जूजो की इंसल्ट नहीं की, बल्कि उसके सभी टीममेट्स की भी बेइज्जती की है। और इसीलिए जूजो तेनमा को मुंह तोड़ जवाब देना चाहता है। तेनमा कहता है, तो हम मुकाबला किस चीज में करें? चलो 1 हफ्ते बाद हम जिम में मिलेंगे। मैं अपने साथ एक और बंदे को लेकर आऊंगा, और तुम अपने साथ जितने चाहो उतने ले आना, क्योंकि इस मैच के लिए हम दोनों को कम से कम एक शख्स की जरूरत पड़ेगी। वैसे तेनमा की ओर से उनका कोच चिसातो से माफी मांगता है। और दोस्तों, यहाँ तक कि तेनमा के बाकी टीममेट्स का कहना है कि अगर ये एक टीममेट हो तो ये तुम्हारा ग्रेटेस्ट हीरो बन सकता है, लेकिन अगर ओपोनेंट हो तो स्ट्रॉन्गेस्ट विलन। अब इसके बाद हम चिसातो को देखते हैं, जिसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि तेनमा ने इनके क्लब की इंसल्ट की। वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो उसने सब सच कहा। एक नेशनल लेवल प्लेयर और एक रसोइये में जमीन आसमान का अंतर होता है। लेकिन दूसरी ओर नोरन को बहुत शर्म आ रही थी, क्योंकि तेनमा उससे प्यार थोड़ी करता है, बल्कि वो तो किसी और वजह से उसका बॉयफ्रेंड बनना चाहता है। वरना उसे तो लग रहा था कि उसकी वजह से ये सारी लड़ाइयाँ होती हैं। वैसे अब ये लोग सोचने लगते हैं कि जूजो के साथ वो एक और बंदा कौन जाएगा। तभी यहाँ आता है शिन। उसने नोरन की बेइज्जती की है। बेचारी को कितना बुरा लगा होगा, कितनी शर्म आई होगी। नोरन कहती है, प्लीज वो सब याद मत दिलाओ। तभी कीतो सेनपाई भी कहते हैं, अगर हम 2 से ज्यादा लोगों को ला सकते हैं तो मैं भी साथ में चलूंगा। आखिर उसने हमारे क्लब की बेइज्जती की है, और उसकी उन बातों की वजह से नोरन को भी कितनी शर्मिंदगी हुई होगी। नोरन कहती है, प्लीज वो सब याद मत दिलाओ। लेकिन इसके बाद नोरन कहती है कि चाहे कुछ हो जाए तुम्हें जीतना होगा, क्योंकि उसने हमारे क्लब की बेइज्जती की है, हमारा वो क्लब जिसमें हम इतना एंजॉय करते हैं। अब तेनमा का सामना ये तीनों करने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर रात के वक्त हम तेनमा को देखते हैं, जो अपने एक साथी के साथ सॉकर खेल रहा था, और यही वो बंदा है जो तेनमा का साथी बनेगा। ये कहता है कि तुम्हें इस तरीके से उन्हें मुकाबले के लिए चैलेंज करने की जरूरत नहीं थी। तेनमा कहता है, हाँ मैं उन्हें इग्नोर कर सकता था, पर मैंने ऐसा किया क्यों नहीं? क्योंकि दोस्तों, तेनमा ने उस दिन शिन और जूजो की वो फाइट देख ली थी, और उसके बाद से ही उसने जैसे ही जूजो को देखा, उसका दिल बस जूजो को कुचलने का किया। अब इनकी प्रैक्टिस के दौरान गलती से ये बंदा थोड़ा जोर से लात मार देता है, पर ऐसा करने के बावजूद भी तेनमा बहुत आसानी से बॉल को रोक लेता है। आफ्टर ऑल वो एक प्रोडिजी है। अब नेक्स्ट वीक आ जाता है, और हम देखते हैं कि ये मुकाबला होगा 3 वर्सेस 2 का। एंड भाई, ये दोनों इन तीनों से कितने ज्यादा लंबे चौड़े हैं। जूजो कहता है, मुकाबले की शर्तें तो पहले से पता है कि तुम जीते तो तुम नोरन के बॉयफ्रेंड बन जाओगे, लेकिन मैं कुछ कहना चाहूंगा कि अगर हम जीते तो तुम्हें हमारे क्लब की सभी लड़कियों से माफी मांगनी होगी। तेनमा कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन माफी तो मैं तब मांगूंगा ना जब मैं हारूंगा, और मैं कभी नहीं हारता। जिसके बाद इनका मैच शुरू होता है। मैच के शुरू होते ही बॉल जूजो के पास होती है, पर तभी तेनमा बहुत तेजी से आकर उस बॉल को जूजो से लेकर अपना गोल करने के लिए बॉल को किक करता है, पर बॉल यहाँ पाइप से टकराती है। लेकिन उस बॉल की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि गोल का वो ढांचा ही वहाँ गिर जाता है, और तभी बॉल जूजो के पास आ जाती है। जूजो यहाँ एक काफी स्ट्रॉन्ग किक मारता है। तेनमा उस बॉल को रोकने की कोशिश करता है, पर उस बॉल का प्रेशर इतना ज्यादा था कि तेनमा उसे रोक नहीं पाता, और इसी तरह हमारे हीरोज की टीम का पहला गोल हो जाता है। तेनमा का साथी भी ये देख हैरान हो जाता है कि तेनमा ने कल कितनी आसानी से उसकी किक हुई बॉल को रोक लिया था, पर आज वो इस बच्चे की बॉल को रोक नहीं पाया। जूजो कहता है, मुझे किकिंग का सालों का एक्सपीरियंस है, मैं इसमें हार नहीं सकता। जिसके बाद कुछ लड़कियां जूजो की स्किल की तारीफ करती हैं, लेकिन तभी ये लोग देखते हैं कि शिन का मुंह का झुंझुना कहीं गुम गया है, जिस वजह से वो बहुत नर्वस हो चुका है, और यही फालतूगिरी देख लड़कियां बहुत डिसपॉइंट होती हैं। दोस्तों, जब तेनमा ने शिन की ओर जोर से बॉल को किक किया था, शायद तभी शिन का झुंझुना कहीं गिर गया होगा। वैसे शिन के बैग में एक और झुंझुना है, इमरजेंसी के टाइम के लिए वो अपने पास रखता है। उसे लेने के लिए कुछ लड़कियां चली जाती हैं, लेकिन यहाँ अब शिन मुकाबला करने की हालत में नहीं है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो लड़कियां भागते हुए क्लासरूम तक पहुंच जाती हैं, और इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि आखिर क्यों शिन हमेशा
एक झुनझुने को अपने मुंह में दिए रहता है, क्योंकि बचपन में उसकी माँ ने एक बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट के साथ शिन को एक झुनझुना दिया था। अब इसके बाद जब तक ये लड़कियां दूसरा झुनझुना लेकर स्टेडियम तक पहुंचती हैं, तब तक शिन की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। हमें जानने को मिलता है कि शिन लगातार एक के बाद एक अटैक को रोक रहा था, सारे हमले खुद पर लेकर। अब तभी ये मोहतरमा नोरेन को झुनझुना देकर कहती हैं, जल्दी से इसे उसकी ओर फेंको वरना वो मर जाएगा। नोरेन तुरंत उसकी ओर वो झुनझुना फेंकती है और अगले ही पल में शिन बहुत ही आसानी के साथ तेनमा की किक की गई बॉल को चक्री की तरह घूमते हुए रोक लेता है और अब वो फिर से बैडास हो गया है। अब इसके बाद गेम फिर से शुरू होता है और अब जुजो तेनमा के पास से बॉल को ले जाने की कोशिश करता है, पर तेनमा उस बॉल को छीनने में कामयाब हो जाता है और इसके बाद वो आगे बढ़ता है। लेकिन थोड़ी ही देर में जुजो उसके सामने आ जाता है और वो उससे बॉल छीनने की कोशिश करता है, जिस वजह से बॉल इस लाइन के बाहर चली जाती है, जिससे किसी का भी गोल नहीं होता। जिसके बाद जुजो कहता है, बड़े लंबे वक्त के बाद स्पोर्ट्स खेलकर बड़ा मजा आ रहा है, पर मैं इस खेल को खेलने में कुछ खास अच्छा नहीं हूँ, पर फिर भी मैं उसे जीतने नहीं दूंगा। और तभी तेनमा का साथी ये नोटिस करता है कि तेनमा को गुस्सा आ रहा है। अब इसके बाद हमें इसी बंदे की तेनमा के साथ एक दिन पुरानी कन्वर्सेशन दिखाई जाती है। तुम उस जुजो को इसीलिए टारगेट कर रहे हो ना, क्योंकि तुम अपने लिए एक राइवल चाहते हो। बचपन से ही तुमसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं निकला, बाकी सबको हराना तुम्हारे लिए बच्चों का खेल था, पर उस जुजो में तुम्हें कुछ खास नजर आया है ना। पर तेनमा कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो बस लोगों को हराने में मजा आता है, और तू तो जानता ही है कि हर एक स्पोर्ट में अपना एक लीजेंड है, यानी कि उस स्पोर्ट्स का टॉप वाला मास्टर, और उन जितना बेहतर कभी कोई नहीं बन सकता। और मैं अपने तीनों स्पोर्ट्स में वही टॉप का मास्टर बनना चाहता हूँ, जिसको हराना तो छोड़ो, उसके लेवल तक पहुँचना भी लोगों के लिए नामुमकिन रहे। अब ये बात तो सच है कि मैं अपने लिए कोई राइवल नहीं ढूंढ रहा, पर मैं बहुत लंबे वक्त से टॉप पर हूँ। मेरे लेवल का मुझे कभी कोई मिला ही नहीं और इसीलिए मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ। और अब प्रेजेंट में हम देखते हैं कि तेनमा और भी ज्यादा सीरियस हो जाता है और इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि तेनमा बहुत कम ही अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ खेलता है। वो हमेशा खुद को कुछ बंदिशों में बांध कर रखता है और उसकी उस फॉर्म में ही कोई उसकी टक्कर में नहीं आ पाता, इसलिए उसे कभी भी उन जंजीरों को तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन आज उसने अपनी जंजीरें तोड़ी हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि कीतो सेनपाई तेनमा से बॉल छीनने के लिए जाते हैं, पर तेनमा की फोर्स इतनी ज्यादा होती है कि वो उसे रोक ही नहीं पाते। जिसके बाद तेनमा शिन को भी बहुत आसानी से डॉच कर देता है और इसके बाद तेनमा जुजो के ऊपर से बॉल को निकालकर अपना एक गोल कर देता है और ये देखते ही चारों ओर तेनमा का नाम गूंज उठता है। आफ्टर ऑल तेनमा की काबिलियत कमाल की है। अब इसके थोड़ी देर बाद कुछ सोच समझ कर जुजो कहता है, मैं इन दोनों से अकेला मुकाबला करूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, प्लीज मैं ऐसा करना चाहता हूँ। अब जुजो के पास यहाँ कोई प्लान नहीं होता, पर फिर भी सभी उसकी बात मान लेते हैं। अब इसके बाद इन दोनों का सामना करने के लिए जुजो अकेला आता है। तेनमा मन में कहता है, अकेले आए हो पर तुम मुझे कभी हरा नहीं पाओगे। लेकिन इसके बाद तेनमा अपनी तेज रफ्तार के बावजूद भी जुजो से बॉल को बचाकर निकल नहीं पाता। और दोस्तों, अब यहाँ गेम को खेलने में जुजो को मजा आ रहा है। हमें जानने को मिलता है कि जैसे जैसे जुजो बड़ा हुआ, हर एक चीज में उसका इंटरेस्ट कम होता गया। उसे फिर किसी चीज में भी कभी मजा नहीं आता, उसके लिए हर एक चीज बहुत ही बोरिंग होती। लेकिन प्रेजेंट में जुजो तेनमा को शुक्रिया कहते हुए कहता है, तुम्हारी बदौलत अब मैं एक बार फिर से स्पोर्ट्स को एंजॉय कर पा रहा हूँ। तेनमा का साथी भी जुजो की यह अचानक हुई इम्प्रूवमेंट देख काफी हैरान होता है। अब इसके बाद बॉल को छीनने के लिए ये दोनों अपने अपने पैर से अपना पूरा जोर लगाते हैं, पर यहाँ जुजो की ताकत तेनमा पर भारी पड़ रही थी और यहाँ जुजो अपना जोर लगाकर एक गोल कर देता है। ये देख पूरा स्टेडियम एक्साइटेड हो जाता है। साथ ही जुजो के साथी बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और यहाँ तेनमा को काफी सदमा लगता है। और इसके बाद जब बॉल उसकी ओर पास होती है, तब यहाँ तेनमा कोई मूवमेंट नहीं करता और अगले ही पल में वो कहता है, मैं हार मानता हूँ। और ये बात सुन स्टेडियम में मौजूद सभी लोग दंग रह जाते हैं। जुजो कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? तेनमा कहता है, तुम्हारे साथ जो अभी क्लैश हुआ था मेरा, उससे मुझे पैर में थोड़ी चोट आ गई है और अगर अभी मैंने गेम खेलना जारी रखा तो ये चोट बढ़ सकती है, जिससे फ्यूचर में मुझे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और मैं एक टुच्ची सी शर्त के लिए अपने फ्यूचर को दांव पर नहीं लगा सकता। अब क्योंकि तेनमा ने हार मान ली है तो बच्चे यहाँ इनका मजाक उड़ाते हैं, पर तेनमा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है, वैसे क्या मैं तुम्हारे ऊपर अपना वजन रख सकता हूँ? मुझे चलने में काफी दिक्कत हो रही है। पर वो कहता है, तू इतना लंबा चौड़ा और भारी है, मर जाऊंगा तुझे उठाकर मैं। लेकिन तभी उनकी बातें चिसातो सुन लेती है, इसीलिए वो एक अच्छी एनिमे गर्ल की तरह
तेनमा की चोट पर मरहम लगाने जाती है। तेनमा कहता है, तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? मैंने तो अब तक तुमसे माफी तक नहीं मांगी। वो कहती है, तुम्हारी उस बदतमीजी की वजह से मैं बहुत नाराज हुई थी, पर अभी तुम्हें चोट आई है तो अभी ये मैटर अलग है। और मुझे लगता है कि अगर किसी को मदद की जरूरत होती है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। और इसके अलावा तुम लॉन्ग टर्म में सोचते हो। तुमने अपनी चोट के बाद अपने फ्यूचर के बारे में सोचा, जो कि एक समझदार इंसान की निशानी है। अब चिसातो की ये बातें सुन तेनमा खड़ा होकर कहता है, मैंने तुम सभी के साथ बदतमीजी की थी, मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। और मैं ये माफी उस शर्त की वजह से नहीं मांग रहा, बल्कि इसीलिए मांग रहा हूँ क्योंकि मुझे दिल से बुरा लग रहा है। और यहाँ सारी लड़कियां भी उसे माफ कर देती हैं। लेकिन इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि जब जुजू क्लब में आता है तब उसकी हालत कुछ ये होती है। और हमें जानने को मिलता है कि तेनमा के सामने उसे बराबरी की टक्कर देने की वजह से सभी क्लब्स के लीडर उसे अपने क्लब में शामिल करना चाहते हैं। बेचारा जुजू काफी बड़ी परेशानी में फंस चुका है क्योंकि अब उसके ऊपर काफी सारे लोगों का ध्यान आ चुका है। पर तभी इनकी क्लास में तेनमा आता है। मैं यहाँ तुम्हारे क्लब को ज्वाइन करने नहीं आया, मुझे बस चिसातो से कुछ कहना है। मुझे तुम्हारी बातें बहुत पसंद आई, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? ये बात सुन चिसातो शर्मा जाती है और बाकी सब दंग रह जाते हैं। चिसातो को समझ नहीं आता कि अब वो तेनमा से क्या कहे। दूसरी ओर रियो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था। ये मेरे सामने मेरी बहन को प्रपोज कर रहा है, लगता है इसे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है। सो अब इसके बाद जुजो रियो को शांत करने की कोशिश करने लगता है। अब इसके बाद हम जुजो को तेनमा के साथ बाहर देखते हैं और जुजो कहता है, उस मैच के बाद से लोगों का मुझ पर बहुत ज्यादा अटेंशन आ गया है, जिस वजह से मैं अपनी स्टडीज पर ध्यान नहीं दे पा रहा। मुझे बहुत परेशानी हो रही है। अब तभी हम देखते हैं कि नोरेन वहां आती है और अब वो इनकी बातें छुपकर सुनने लगती है। तेनमा कहता है, तुम तो शुरुआत से कमाल के हो, फिर अपनी काबिलियत को छुपा क्यों रहे हो? यकीन मानो छुपाने से ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। आज नहीं तो कल तुम्हारी काबिलियत सबके सामने आ ही जाएगी। आखिर कब तक लोगों से झूठ कहोगे कि वो बस एक इत्तेफाक था? जुजो कहता है, मुझे नहीं पता मैं अपनी काबिलियत को बाकी सबसे कब तक छुपा पाऊंगा, पर मैं अपनी स्कूल लाइफ को छोड़ना नहीं चाहता, किसी भी कीमत पर नहीं, क्योंकि मैं इसे काफी एंजॉय कर रहा हूँ और जितना हो सके उतना मैं इसे जीना चाहता हूँ। पर दोस्तों नोरेन जुजो की ये सारी बातें सुन लेती है और उसे बहुत हैरानी होती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि तेनमा जुजो की मदद के लिए चारों ओर ये बात फैला देता है कि वो पहले से इंजर्ड था और इसी की वजह से जुजो उसे आसानी से टक्कर दे पाया। जिसके बाद सभी लोगों ने जुजो को अप्रोच करना बंद कर दिया, जिससे जुजो फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ जी पाएगा और ठीक होते ही तेनमा अपना मिरेकुलस कमबैक करेगा। साथ ही जुजो अच्छे से राइस बॉल बनाना सीख रहा है। और इसी के साथ हमारा पार्ट 1 एंड होता है। वैसे मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, कमेंट बॉक्स में एक लिंक पिन है, उस पर जाकर वो वीडियो देख लो प्लीज, मेरे खाते देख लो प्लीज। और उसमें जो छोटा सा प्रोसेस है वो भी कर लेना, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। तो दोस्तों आने वाली कहानी में जुजो को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना है। अभी तो सिर्फ तेनमा आया है, अभी तो पूरा इलाइट यूनिकॉर्न ग्रुप बाकी है। और अगर तुम जानना चाहते हो कि आगे की कहानी में क्या होगा तो जल्दी से इस वीडियो पर 500 कमेंट कर दो और जितने हो सके उतने ज्यादा लाइक। मैं जल्द से जल्द नया वीडियो लाने की कोशिश करूंगा, लेकिन तब तक के लिए सायोनारा।